कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्रैश कोर्स का डे नंबर 33 और आपके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि डे 35 के बाद हिंदी हट जाएगी और हिंदी हटने के बाद उस स्थान पे कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चन और जो करंट अफेयर है, यानी हम क्या सोचते हैं, हमारा विजन क्या है, और हम ये सोच रहे हैं कि कैसे ही 90 डेज होते होते आपके लिए एक ऐसी सीरीज बन जाए कि आने वाले भविष्य में भी कभी भी अगर आपको क्विक रिवीजन की ज़रूरत हो, क्विक क्रैश कोर्स की ज़रूरत हो, आप इसको देख सकें। तो आपको सिर्फ क्या करंट अफेयर वगैरह अपडेट करना होगा। दूसरी चीज़, ग्रुप सी की तैयारी करना, सिर्फ वनडे एग्ज़ाम की तैयारी इतना बड़ा भी नहीं है। अगर 90 डेज में ये चीज़ कंप्लीट हो रही है तो सोच लीजिए, अगर हम ढंग से भी पढ़ें तो मैक्सिमम 6 महीने 7 महीने इतना ही समय लगता है। और आप लोग घर पे अपने स्तर से सेल्फ स्टडी करें या कहीं से हेल्प लेके करें तो आपको भी 1 साल से ऊपर नहीं लगना चाहिए, वो कंप्लीट तैयारी हो जाती है। लेकिन मिस्टेक हम क्या कर जाते हैं, हम कि चीज़ों को उसी में कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें होती है उसमें फंसे रहते हैं हम, यानी एक जाल बन जाता है, उसके अंदर हम लोग फंस जाते हैं। तो इस चीज़ से बचना है, ठीक है। देखिए, डे 33 है, हिंदी के अंदर लास्ट की 2 संधि बची हैं और इसके बाद डे 34 और डे 35 में 2 क्लासेज ऐसी होंगी कि जहां पर हिंदी का मैं विविध पोर्शन देखूंगा कि क्या बचा हुआ है। यानी आप कल और परसों तो आपको पता है कि फाउंडेशन बैच की पहली क्लास आएगी, तो ऐसे छात्र जो फाउंडेशन बैच से जुड़ रहे हैं, जिनको बेसिक से अब शुरुआत करनी है, 0 लेवल से शुरुआत करनी है, हीरो तक बनना है, वो कल से क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। सैटरडे संडे 2 दिन आएगी उसकी क्लास। उसके बाद जब क्रैश कोर्स एंड हो जाएगा फिर हमारी वीक में फाउंडेशन क्लास चलेगी, ठीक है। देखिए, डे 33 में पहला जो आता है आपका यण संधि। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया, इनमें से कौन सी संधि है, यानी शब्द दे दिया, आपको पता चल गया कि यार सर ने बताया था अगर किसी भी केस में य व और र आता है तो वो संधि यण संधि होती है। तो सब सर आप बताओ, आपने कहा कि सर एक शब्द बता दीजिए जिससे हम इसको समझ जाएं। मैंने कहा अत्यधिक। अब 2 चीजें हैं, कई बच्चे छोटी ई की मात्रा देख रहे होंगे, इसमें तो कोई छोटी ई की मात्रा का है ही नहीं, बड़ी ई की मात्रा। यहां पर आ गया य, सीधे दिमाग में आके कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, ठीक है। इसी प्रकार से कोई दूसरा शब्द आपने देखा, आपने कहा सर एक और शब्द होता है स्वच्छ, स्वच्छ, ठीक है। आपने कहा सर इसमें देखिए व आ रहा, तो व किस में आता है, यण संधि में, ठीक है। और इसी प्रकार से एक और शब्द होगा मात्राज्ञा। क्या, मात्राज्ञा, इधर लिख देता हूं, ठीक है। मात्राज्ञा यानी माता की आज्ञा, यानी मात्रा, त्रा रा र, इसमें क्या छुपा है अपने आप में, र, यानी अपने आप में मात्रा र छुपा है ना, तो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। अब सबसे पहली बात, जैसे ही आपने पहला रूल पकड़ा कि संधि कौन सी, यण संधि, अब आपने इसी का उसने ऑप्शन में विकल्प में संधि विच्छेद दिया है। अब आप कहोगे यार य आ रहा है तो यण संधि है, और सर ने कहा था ये य कब आता है, सर ने इसके लिए कंडीशन बताई थी। सर ने कहा था कि कभी भी कोई भी चीज हो ई और ई के बाद, यानी ई की सीरीज के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, प्रीवियस क्लास याद करो, कोई भी भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो इसका परिणाम जो होता है वो हमेशा या के रूप में मिलता है। ये आपको वहां पे याद आ गया। आपने कहा चलो ठीक है भाई, सर ने बताया था, अब मैं ऐसा ऑप्शन पकड़ता हूं जिसमें ये कंडीशन बन रही है, और वहां पर एग्जामिनर ने क्या किया, एक विकल्प दिया है अति प्लस अधिक, दोनों शब्द के अर्थ भी होने चाहिए, ठीक है। देखो ऐसा विकल्प दिया है, आपकी नजर इस पे पड़ी, आपने कहा अति मतलब ज्यादा के लिए यूज, अधिक तो अधिक ही है, दोनों शब्द के अर्थ भी हैं। और आपने कहा यार यहाँ से छोटी ई की मात्रा मिल गई मुझे, और यहाँ से मुझे किसकी मिल गई, अ की, यानी कोई भिन्न स्वर, यानी जब ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, यानी ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, बस ई के बाद ई आएगा तो फिर तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसका हमेशा या होता है, और हमारे प्रश्न में भी उसका या हुआ है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसमें कौन सी संधि है, अपने आप में यण संधि। इसी प्रकार से आपने दूसरा देखा स्वच्छ, आपने कहा वो आ रहा, और सर ने वो में कब बताया था, किस केस में वो आता है, ऊ और ऊ के बाद, यानी ऊ वाली सीरीज के बाद कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो उसका हमेशा आंसर होता है व। तो आपने कहा कि यार व आ रहा, तो सर ने पक्का हमें बताया था कि हमें कौन सी संधि होगी, यण संधि। लेकिन संधि विच्छेद पे आपकी नजर गई, आपने कहा 4 संधि विच्छेद के मैं ऑप्शन देखता हूं, और उसने एक ऑप्शन दिया था इस प्रकार से, देखिए सु प्लस अच्छ,
ऐसा दिया था। अब आप खुद भी, अगर आपको कभी समझ नहीं आ रहा, खुद ही आप लोग ऐसा विकल्प ढूंढना जहां वो रूल्स आपका क्या हो सके, फिट बैठ सके। अब यहां देखिए, ये किसकी मात्रा आई, छोटी यू की मात्रा, उसके बाद कोई भिन्न स्वर क्या आया, आया, और इसके मिलके क्या बनता है, वह बनता है, जो कि हमारे प्रश्न का हिस्सा है वह। देखिए तो इसमें कौन सी संधि होगी बच्चों, यण संधि होगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक तीसरा है मात्राज्ञा, यानी सर ने कहा था री के बाद, मतलब रू भी कहते हैं इसको, ठीक है, कई लोग रू पढ़ते हैं, कई लोग री पढ़ते हैं। रू के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इसका अर्थ जो होता है, इसका जो बनता है अपने आप में, वो रा बनता है। ठीक है, अब देख लीजिए कैसे बनेगा। आपको मात्राज्ञा दिया, आपने कहा यार मुझे इसका संधि विच्छेद करना है, और मुझे रूल तो याद है कि सर ने क्या बताया था, और तुरंत आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई। ठीक है, जैसे ही आपके दिमाग में बैठी, आपने कहा चलो ठीक है, मैं इसको ईजिली इसको क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्व कैसे करना है, देखो, री के बाद कोई भी, रू के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो आपका मात्राज्ञा दे रखा है। तो एक ऑप्शन वहां दिया था मात्र प्लस आज्ञा, दोनों शब्द के अपने आप में क्या होते हैं, अर्थ बन रहे। देखो यहां पर काहे की मात्रा है, रू की मात्रा है, यानी ये हो गया री। ठीक है, और इसका कोई भी भिन्न स्वर आया यानी क्या है, आह, तो इसका हमेशा क्या होगा, र होगा। तो मात्र र, मात्र त्र, मात्रा र ना, तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक प्रकार से यण संधि हो गया। इसी प्रकार से बच्चों लास्ट आता है आपका अयादि संधि। कौन सा आता है, अयादि संधि। पहला स्टेप क्या होगा कि इसमें ये पकड़ लें कि हम इसमें आखिर संधि कौन सी है, यानी आपको वर्ड दिया हुआ है, उसको पूछा कि कौन सी संधि है, तो आपके दिमाग में सीधे आ गया कि अगर किसी केस में कभी भी किसी शब्द में क्या आए, आई, औ, आओ, ये दिखा, आपको सीधे सीधे मतलब हो गया कौन सी संधि है, अयादि संधि है। अब आप कहोगे सर शब्द भी बता दीजिए कोई इस प्रकार की जिससे हम लोग अयादि संधि को समझें। ठीक है, जैसे उसने एक शब्द दे दिया नयन, क्या दे दिया, नयन। अब यहां कंफ्यूज कर जाएंगे आधे लोग, जिसने ढंग से नहीं पढ़ा वो तुरंत इसको यह देख के यण संधि कर आएंगे और वहां बेहोश हो के आएंगे, वहां नहीं होंगे, घर पे बेहोश होंगे, वहां तो खैर बहुत खुश हो रहे होंगे कि यार संधि बहुत ईजी आई थी भाई, यह बताया था सर ने, नयन था, सीधे हमने यह देख के यण संधि कर दी। उसने ये नहीं देखा कि इसको 2-3 बार पढ़ लूं क्या बोल रहा है, क्योंकि हमेशा याद रखना जहां आपको य व र इस टाइप के दिखेंगे वहां आप एक बार क्रॉस चेक पक्का करना कि कहीं उसके आगे अ या आ तो नहीं लग जा रहा। देखो पढ़ो, नयन, नयन, न अयन, नयन, न के बाद अ के बाद य, यानी ऐ बन रहा है यहाँ पर, और ऐ कहाँ बनता है, ये नौ के आगे अ है ना, न य, न ऐ, तो इस प्रकार से ऐ बन रहा है, ना कि खाली य है। ठीक है, अगर खाली य बनता तब तो आप कह लेते, अब यहाँ पे न ऐ बन रहा है ना, यहाँ से न का अ हो गया और ये हो गया, तो इस प्रकार से ऐ बनता है, तो संधि कौन सी होगी, अयादि संधि। और आपको रूल याद आ गया कि सर ने कहा था कभी भी ए के बाद अन्य स्वर आए तो उसका हमेशा क्या होता है, अय होता है। अब इसमें संधि विच्छेद दिया होगा उसने, नयन का उसने लिख दिया कोई भी, जैसे ऐसे लिख दिया नयन का ने प्लस अन। ठीक है, यहां से क्या होगा, ने से ए की मात्रा, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ गया, और इन दोनों का हमेशा मिलके क्या बनता है, कहा था सर ने, अय बनता है, और ये पेपर में हमारे क्वेश्चन में अय बना है, तो ए के बाद भिन्न स्वर। ठीक है, इसी प्रकार से कोई दूसरा एग्जाम्पल उसने पकड़ा नायक। ठीक है, नायक, पहला काम क्या होगा कि इसमें कौन सी संधि है, अब यह देख के यण संधि मत कर दे, ना आ, ना के साथ आ है ना, यहां से आ और यहां से य, तो ये क्या हो गया, आय, और आय कहां बनता है, हमेशा अयादि संधि में। देखिए अयादि संधि में। ठीक है, और अयादि संधि में अगर आपका आय बन रहा तो आपको ये पता होना चाहिए कि आय कब बनता है, तो आय के बाद अन्य स्वर, ए के बाद आई प्लस अन्य स्वर, सब लिखा रखा है। ठीक है, अन्य स्वर यानी कभी भी इसके बाद कोई अदर स्वर आता है तो उसका हमेशा क्या बनता है बच्चों, आय बनता है। तो चेक कर लीजिए, अब आप विकल्पों में जाएंगे, विकल्प में उसमें नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नायक का नई प्लस अक, ये होता है नय प्लस अक। अब नय मतलब यहाँ क्या छुपा है, ए की मात्रा, जब दो होंगे तो यहाँ ए सिंगल होता है। ठीक है, आई बोलते हैं इसको, और दूसरा ये इसके बाद जब कभी भी आई के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो उसका आंसर क्या बनता है,
आई बनता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, इसमें कौन सी संधि है, अयादी संधि। ठीक है, और लास्ट के जो 2 बचे हैं वो आप खुद ही कर लोगे, आपका मैं होमवर्क के रूप में दे देता हूं। ठीक है, एक शब्द लिख लीजिए आप, जैसे पवन। पवन का संधि विच्छेद सीधे पता चल गया, वो का मतलब, वो मतलब यण मत कर देना, ये वो को क्रॉस चेक करोगे। देखो य व और र को क्रॉस चेक करोगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यण भी और अयादी भी। लेकिन प वो का यहां से अ के बाद वो औ बन गया ना, तो अपने आप में कौन सी संधि होगी, ये सीधे सीधे पवन में अयादी संधि होगी। और आपको पता होगा कि सर ने कब वो आएगा कहा था, ओ के बाद अन्य सर, ओ प्लस अन्य, तो ये क्या बनेगा, अपने आप में वो बनेगा। ऑप्शन दिया होगा इसका, जैसे पो प्लस अन। पो मतलब यहां से क्या निकल गया, आपका ओ बन गया, और ओ के बाद अन्य स्वर ओ आ गया, और इन दोनों को मिला के प्रश्न में वो दिया है। तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, अपने आप में ये कौन सी संधि है, अयादी संधि है। ठीक है, और अंतिम जो बचता है, जैसे एक शब्द लिख दिया मैंने, नाविक। नाविक। ठीक है, आपको पता चल गया वो के साथ छोटी की मात्रा है, यानी नाविक में वी ई, यानी ना के बाद वी बन रहा ना, तो नाविक में कौन सा है आपको पता चल गया, आओ, यानी यहां से आ फिर वो। ठीक है, इसका देखना है, इसका मत देखना, आ इससे आ निकला, इसके सामने इससे वो, यानी क्या बना, आओ। आओ से सीधे सीधा मतलब कौन सी संधि होगी, अपने आप पे अयादी संधि होगी। और मैंने ये बताया हुआ है आपको कि अयादी संधि कैसे होती है, इसका खुद कर लेना है। ठीक है, तो ये था आपका संधि वाला पोर्शन, जो कि एक मेजर सेक्शन था, जिसने हमारे 4 दिन खा दिए। तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया जितना सिलेबस में दिया है। बस रूल पकड़ो, शब्दों के पीछे भागोगे तो फिर फंस जाओगे, यानी कब तक पढ़ते रहोगे उन शब्दों को जिससे आपकी संधि सिलेक्ट हो सके। ठीक है, देखिए अब आता है अगला, जो हमने कल जीएस पढ़ी थी। ठीक है, आज के दिन की जीएस। प्राचीन भारत का इतिहास जब पढ़ोगे 6th में, 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था बताई जाती है। ठीक है, अगर पूछेगा आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की थी प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था मतलब होता था, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्मचर्य किसको कहते थे, किस उम्र से किस उम्र तक। ठीक है, उसके बाद एक व्यवस्था होती थी, उसको बोलते थे गृहस्थ जीवन। एक व्यवस्था होती थी वानप्रस्थ, यानी जब आप जंगलों को क्या करोगे, प्रस्थान करोगे, फिर होगा सन्यासी जीवन। यानी ये वर्ण व्यवस्था इस आधार पे थी कि आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के 4 प्रकार कौन कौन से हैं ये बताए गए हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर, आप लोग देखोगे। ठीक है, तो ये आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार। ये आश्रम व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी जब आप सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रह्मचर्य। यानी इसमें क्या होगा, एक तो आपका जीवन क्या होगा, बहुत सादा होगा, और अध्ययन किसका करोगे आप, वेदों का अध्ययन। तो ऐसा जीवन आपका क्या होगा बच्चों, ब्रह्मचर्य जीवन होगा। सेकंड, गृहस्थ, परिवार बसाओगे। ठीक है, यानी विवाह कर गृहस्थ रूप में रहना, यानी आप किसी भी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ऐसा नहीं कि मैं शादी नहीं करूंगा, इसका मतलब आपने कह दिया मुझे शादी नहीं करनी, तो आप इस आश्रम व्यवस्था को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, विवाह कर गृहस्थ जीवन बिताना। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि यार अब बहुत हो गया गृहस्थ जीवन, वन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, यानी जंगलों में रहकर साधना करना, जंगल में रहकर साधना करना। ठीक है, योग ध्यान करना, वहां क्या करना, साधना करना। और संन्यास मतलब दीन दुनिया मोह माया छोड़ के सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। ठीक है, लिखो, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। ये 4 प्रकार की अपने आप में क्या थी, पहले आश्रम व्यवस्था थी। इन 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्थाओं में क्या क्या होता था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, जैन धर्म की वर्तमान, ये तो छोड़ दीजिए, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर लिख लीजिए। बौद्ध तो हमने कल कर लिया था, जैन धर्म के जिनको संस्थापक माना जाता है और प्रथम तीर्थकर भी माना जाता है, इनके उसमें प्रथम तीर्थकर किसको माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां महावीर स्वामी मत करके आना, इनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कभी पूछेगा तो ऋषभदेव करके आना, महावीर स्वामी मत करना। महावीर स्वामी शायद इनके 24 नंबर के क्या होते थे, इनके जो जैन धर्म के मेन थे। ठीक है, तीर्थंकर। ठीक है, तो ऋषभदेव इनके क्या थे, प्रथम संस्थापक व तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, जो महावीर स्वामी थे उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, निग्रंथ कहते थे। अभी कोई कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे, निग्रंथ कहलाते थे। एनसीईआरटी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, खुजराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कर रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। खुजराहो मतलब एमपी में। ठीक है, खुजराहो के जैन मंदिर निर्माण मोस्ट इंपोर्टेंट,
किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? चंदेल शासकों द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखो, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। अगला लिखना है आपको, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? एक बहुत फेमस बुक है कल्पसूत्र की रचना, भद्रबाहु ने, ठीक है। ये किसने की थी? अपने आप में भद्रबाहु ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल्पसूत्र की रचना। इसके बाद जो अगला आता है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी, बिहार में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी, ब्रैकेट में, बिहार में, ठीक है। यानी पावापुरी में इनकी क्या होगी थी? मृत्यु होगी थी। ये क्वेश्चन भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है 6th की बुक में, वो सीधे सीधे आप लोग पहुंच जाते हो मौर्य साम्राज्य की ओर। यानी जब आप 6th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, 2 दिन लगेंगे अभी 6th में, क्योंकि बहुत 17-18 चैप्टर दिए हैं, तो 6th फिर 7th से थोड़ा हल्का पड़ेगा, ठीक है। देखो, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक लिखो, ये तो पता ही होगा आपको। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इनका नाम है बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 2300 साल पहले के आसपास इसने की थी, ठीक है। लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? एनसीईआरटी। मैं अपने मन से नहीं बता रहा कि कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी के फैक्ट हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो लिखी है वो लिखी बच्चों चाणक्य कौटिल्य ने, ठीक है। इनको बोलते हैं कौटिल्य। इनके ब्रैकेट में अन्य नाम लिखो, इसी को क्या बोला जाता है? चाणक्य भी इन्हीं को बोला जाता है। और इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन आया था कि चाणक्य का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है, विष्णुगुप्त। यानी चाणक्य ही अपने आप में क्या कहलाते हैं? विष्णुगुप्त कहलाते हैं। अगला लिखो, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक मैंने लिखा दी, शायद पानी नहीं निकालना। लिखो, मौर्य वंश के प्रथम 3 शासकों का क्रम लिखना। मौर्य वंश के प्रथम 3 शासकों का क्रम लिखना है आपको। देखो, सबसे पहले कौन आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसके बाद आएगा बच्चों कौन? बिंबिसार, यानी बिंदुसार, ठीक है। इनके बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार। और उसके बाद 3rd नंबर पे आता है अशोक महान। कभी कभी अशोक महान के पिता का नाम भी पूछता है, ठीक है, अशोक महान। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा क्या था? बिंदुसार था, और बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था? अशोक महान। और एक बार बहुत फेमस क्वेश्चन आया था, किस राजा, कौन सा राजा इनमें से महान पिता का पुत्र व महान पुत्र का पिता कहलाता है? ये क्वेश्चन देखो, बहुत लोग मतलब समझ ही नहीं पाएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत महान राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, इनके वंश का संस्थापक था। अशोक महान तो अशोक महान ही है। तो इनके पिता जो थे बिंदुसार थे। तो एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था, पता नहीं यूपीएससी ने पूछा था, किसी स्टेट पीसीएस में शायद पूछा गया था, इनमें से कौन सा राजा महान पिता का पुत्र, यानी इसका पुत्र हुआ ना, महान पिता का पुत्र व महान पुत्र का पिता कहलाता था? महान पिता का पुत्र व महान पुत्र का पिता कहलाता था। तो बिंदुसार को कहा गया था। ये मौर्य साम्राज्य का राजा था, ठीक है। अगला लिखो, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, मौर्य वंश की राजधानी लिखो, पाटलिपुत्र। इन्होंने बेसिकली अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र, ठीक है। वर्तमान पटना वगैरह का जो इलाका है उसको पाटलिपुत्र बोलते हैं। अगला लिखना है, मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर तो पता ही होंगे आपको, तक्षशिला था, तक्षशिला, उज्जैन और अपने आप में पाटलिपुत्र। लिखो, इनमें से कौन सा एक मौर्य साम्राज्य के महान नगर के अंदर नहीं आता? यानी महत्वपूर्ण नगर कौन से थे मौर्य साम्राज्य में? महत्वपूर्ण नगर, महत्वपूर्ण 3 बहुत फेमस नगर थे इनके। एक को बोलते हैं उज्जैन एमपी में, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं तक्षशिला पाकिस्तान के इलाके में, और तीसरे को बोलते हैं पाटलिपुत्र बिहार में, ठीक है। ये 3 इनके महत्वपूर्ण क्या थे? नगर थे। अगला लिखना आपको, एक आपका काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो, अशोक के शिलालेख लिखो, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अशोक, कुछ मैं लिखा दूंगा, बाकी आप एनसीईआरटी के आधार पे इतने हैं, और भी दिए थे 16-17 जगह से मिले हैं। तो अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, जो इंपोर्टेंट मुझे लगे वो मैं लिखा देता हूँ। लिखो, अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए, मैं लिखा देता हूँ। देखो, एक कंधार लिखो, कंधार, ठीक है। सेकेंड लिख लो मनसेहरा, पहला कंधार, दूसरा मनसेहरा, तीसरा लिखो शहबाजगढ़ी, तीसरा क्या लिखोगे? शहबाजगढ़ी। चौथा क्या लिखोगे? कालसी। पांचवा क्या लिखोगे? टोपरा। छठा क्या लिखोगे? मेरठ। फिर लिखोगे सारनाथ, फिर लिखोगे कौशाम्बी, फिर लिखोगे सांची,
फिर लिखोगे सोपारा, यानी इतने आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। तो ये आपको अशोक के शिलालेख के मैंने प्रमुख बताए, और भी मिले हैं, तो ये आपका बच्चों आज होमवर्क है। होमवर्क कहाँ से सोर्स मिलेगा, ल्यूसेंट से चेक कर लेना। अशोक मौर्य साम्राज्य वाला चैप्टर देखना, उसमें अशोक के शिलालेख जो मिले हैं, आप सिर्फ जगह देख लेना और मैप में सर्च कर लेना कि वो कहाँ है, तो आप भूलोगे नहीं। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है ना, इनमें से किस स्थान पर अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है या प्राप्त नहीं हुआ है। अब ये 17-18 जगह है, तो मैं इतने कहाँ लिखाने में लग रहा हूँ, इंपोर्टेंट मैंने बोल दिए। ठीक है, अगला लिखना आप लोग, नजराना क्या होता था। नजराना भी बच्चों एक प्रकार का कर है, एक प्रकार का क्या है, टैक्स है। इसमें लिखो अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, यानी कोई एक फिक्स रूल नहीं था। अनियमित रूप से कभी भी लिया जाता था, कभी भी इकट्ठा लिखो, अनियमित रूप से और कभी भी इकट्ठा कर लिया जाता था नजराना। ठीक है, और टैक्स का तो एक नियमित रूप होता था और एक टाइम पीरियड में ही लिया जाता था। ठीक है, अगला आपने लिखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा एक आया था, सेल्यूकस निकेटर, वो किसका राजदूत था। मोस्ट इंपोर्टेंट करना, पहले लिखना सेल्यूकस निकेटर किसके दरबार में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का, ऐसे नहीं लिखना है आप, सीधे सीधे क्वेश्चन जैसे आता है मैं बता रहा हूँ। मैगस्थनीज आया था इसके दरबार में, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अभी बताता हूँ क्वेश्चन कैसे लिखना है। लिखो पहला क्वेश्चन ऐसे लिखो, मैगस्थनीज, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, किसके दरबार में आया था, बहुत इंपोर्टेंट है। मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। ये आया था बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वहां चंद्रगुप्त, एक चंद्रगुप्त अलग है, एक चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। ठीक है, ये किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। अब आपको याद रखना कि मैगस्थनीज कौन था। देखो ऐसे लिखो, मैगस्थनीज ये था बच्चों सेल्यूकस निकेटर था, एक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत लिखो, यानी इसका क्या था, ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था, यूनानी राजा था। सेल्यूकस निकेटर के ब्रैकेट में लिखो यूनानी राजा। अब क्वेश्चन क्या आता है ना आपके पेपर में, यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के दरबार में आने वाला राजदूत कौन था, या ऐसे पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज। या क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था, तब आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और इस मैगस्थनीज ने यहाँ पर आके बहुत ही ज्यादा फेमस पुस्तक लिखी, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उस पुस्तक का नाम आपके एग्जाम में आता है, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। तो अगर क्वेश्चन ये आएगा, इनमें से मौर्य वंश की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो सकता है, तो यहां पर लिखोगे आप इंडिका। और दूसरा ये क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तब आपका आंसर हो जाएगा इंडिका पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी है। ठीक है, तो इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है अगर क्वेश्चन पूछता है, तो मैगस्थनीज के द्वारा। ठीक है, अगला एक इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक का नाम था डिमेकस, या इसी को बोला जाता है क्या, डाइमेकस। डिमेकस या डाइमेकस लिखो। ये भारत आया था किसके समय, बिंदुसार के समय। बिंदुसार के समय भारत आया, लिखो बिंदुसार के समय। अब मैगस्थनीज पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और डिमेकस या डाइमेकस पूछेगा तो वो किसके समय आएगा, बिंदुसार के समय। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, फाहियान किसके समय आया था भारत। फाहियान एक चीनी यात्री था, यह था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये अलग है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। देखो फाहियान किसके समय भारत आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, विक्रमादित्य। अब कंफ्यूज मत करना, ये गुप्त वंश से संबंधित हो गया, जो मतलब ये अलग हो गया। ठीक है, फाहियान वाला अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो ये मैच करने को आता है। मैगस्थनीज किसके समय आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा डिमेकस या डाइमेकस, ये किसके समय आया था, बिंदुसार के समय। चीनी यात्री फाहियान किसके समय आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। और इसी प्रकार से एक और था वेनसांग, ये भी बौद्ध धर्म के लिए आया था यहाँ पर वेनसांग। ये किसके समय आया था, ये आया था हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय, हर्ष के समय। देखो ये मैच करने पूछता है कि कौन किसके समय में भारत में अपनी यात्रा करता है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है। ये है बच्चों प्राकृत भाषा प्लस ब्राह्मी लिपि।
ब्राह्मी लिपि, इसमें क्या किया गया है, इसके ज्यादातर अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको। आपने एक सुना होगा कलिंग, कलिंग नाम सुना होगा ना। कलिंग प्राचीन उड़ीसा के पास था। ठीक है, यानी कलिंग का आक्रमण भी सुना होगा 257 ईसा पूर्व के आसपास, आपने सुना होगा। कलिंग था उड़ीसा का प्राचीन नाम। लिखो, जैसे सुना होगा ना आपने कलिंग, कलिंग युद्ध, उड़ीसा का प्राचीन नाम, का प्राचीन नाम क्या था, कलिंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको। अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिले, मैंने लिखा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, पहला शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाए। देखो, पहला शासक जिसने अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाए, जनता तक संदेश पहुंचाए, वो कौन था, अशोक महान था। ठीक है, कौन था ये, अशोक ही अपने आप में ये शासक था। ठीक है, अगला लिखो, अशोक के ने कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया है। अशोक के कलिंग युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट, अशोक के कलिंग 257 ना, युद्ध का वर्णन 257 है, सही कुछ देख लेना, 262 जो भी, कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। इस शिलालेख में इसने किस चीज का वर्णन किया है, अपने आप में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको। अशोक द्वारा धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त अधिकारी कहलाते थे धम्म महात्मा। ऐसे लिखो, धम्म महामांत कौन थे। देखो, अशोक की धम्म शिक्षा का प्रचार करते थे। ठीक है, अशोक की धम्म यानी धर्म की शिक्षा, ठीक है, की शिक्षा का प्रचार करने वाले अधिकारी जो थे वो धम्म महामांत कहलाते थे, यानी धर्म की शिक्षा जो देते थे लोगों को। ठीक है, अगला लिखना है आपको। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए दूत कहाँ कहाँ भेजे थे, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिखो, धम्म के प्रचार हेतु दूत, लिखो, धम्म के, पूरा लिखना आप लोग। अशोक ने धम्म के प्रचार हेतु दूत भेजे, हेतु दूत भेजे, यानी किन किन देशों में दूत भेजे, अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका मेनली आते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखोगे, सीरिया, ग्रीस, मिस्र और श्रीलंका, इन देशों में अशोक ने क्या भेजे थे, अपने दूत भेजे थे, किस चीज के लिए, धम्म के प्रचार के लिए। ठीक है, सीरिया, मिस्र, ग्रीस, सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में इसने अपने क्या भेजे थे, दूत भेजे थे। ठीक है, अगला लिखना आपको। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसके, विशाख दत्त की, मोस्ट इंपोर्टेंट, मुद्रा राक्षस, ये किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपोर्टेंट है, विशाख दत्त के द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा क्या उच्च पुस्तक लिखी गई है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी गई है। जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे, लेकिन आपकी आत्मा को कहाँ शांति मिलेगी बिना उत्तराखंड पढ़े। ठीक है, तो हम इसके बाद सीधे से टर्न लेंगे उत्तराखंड में। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना, ये जो आपका जीएस वाला पोर्शन है ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। कौन सा, ये हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है। फिर इसके बाद बचता भी तो क्या है, भूगोल ही तो बचता है, भूगोल बचेगा, उसके अलावा क्या है, बाकी आप लोग विविध वाले क्वेश्चन देखते रहना कुछ। ठीक है, मैं वो लास्ट में बता दूंगा आपको। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, कल एक क्वेश्चन था उसमें कमेंट आया था, सर चौथानी ब्राह्मण क्या है। देखो, अब उत्तराखंड की किताबों का कोई भरोसा नहीं है, कई जगह कई किताबों में सोमचंद बताता है, कई जगह रुद्रचंद बताता है। आपने जो पढ़ा, जिस किताब से पढ़ा, आप उसकी ओर जाना, बस थोड़ा सा वो एविडेंस आप लोग दे सको उसको, अगर दोनों विकल्प आते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चनों में एक ही विकल्प आता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को, वरना अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बुक है, अच्छी किताब है, तो आप उसकी ओर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको। पंचायती राज व्यवस्था की नींव, उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की नींव किसने रखी थी, ये रखी थी सोमचंद ने, यानी चंद वंश के समय की बात है। ठीक है, सोमचंद के समय में व्यवस्था आई थी। अगला लिखना है आपको। नेपाल शासक अशोक चल्ल का कुमाऊं पर आक्रमण कब हुआ। लिखो, नेपाल शासक अशोक चल्ल का कुमाऊं पर आक्रमण, अशोक चल्ल का कुमाऊं पर आक्रमण 1191 ईस्वी में हुआ था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना, उस टाइम वीरचंद के समय था। ठीक है, जो छोड़ दे, इसकी जानकारी मिलती है हमें गोपेश्वर, त्रिशूल लेक और बाड़ाहाट लेक से। कहाँ से जानकारी मिलती है, ब्रैकेट में लिखो जानकारी, गोपेश्वर, त्रिशूल लेक, गोपेश्वर,
पूछेगा अगर कि कहाँ से जानकारी मिलती है, गोपेश्वर तिरथुल लेक और बाड़ाहाट लेक। बाड़ाहाट लेक से हमें इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है कि हाँ नेपाली शासक था एक अशोक चल्ल, उसने कुमाऊं के आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन लिखना है, चंद्रवंश का वो प्रथम शासक जिसने स्वयं इसके अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखो प्रथम शासक चंद्रवंश का, ठीक है, चंद्रवंश का प्रथम शासक जिसके स्वयं के अभिलेख से जानकारी मिलती है, वो अभय चंद है। कौन है, अभय चंद जी के स्वयं के अभिलेख से अपने आप में क्या मिलती है बच्चों, जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, डोटी शासक जयमल्ल या यक्षमल्ल किसका समकालीन था। डोटी शासक जयमल्ल या यक्षमल्ल किसका समकालीन था। डोटी शासक जयमल्ल या जयमल्ल ऑब्लिक यक्षमल्ल समकालीन था, यानी किसके टाइम पीरियड में था। ठीक है, समकालीन, तो यानी यहाँ पर उस टाइम जो समकालीन था वो कौन था, अपने आप में भारती चंद। क्या लिखोगे, भारती चंद के समय, भारती चंद का ही अपने आप में समकालीन है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना है, डोटी राज्य था चंद राज्य के मध्य 12 वर्षीय युद्ध लिखो। डोटी प्लस चंद के मध्य 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था किसने, भारती चंद ने। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारती चंद, और इसी ने क्या किया था, चंद को डोटी से मुक्त कराया था। ब्रैकेट में लिखो, चंद को डोटी से मुक्त, डोटी राज्य से मुक्त भी इसी ने कराया था। किसने, भारती चंद ने। भारती चंद ने ही इसको किसको मुक्त कराया था, इन लोगों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, सोर सिरा प्लस थल पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था। सोर सिरा व थल पर विजय लिखो, सोर घाटी, सिरा घाटी व थल पर विजय, वैसे इंपोर्टेंट नहीं है ये उतना। ठीक है, ये जो विजय प्राप्त करने वाला शासक था ये भी कौन है, भारती चंद था। ठीक है, कौन था, भारती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, थल में शिव मंदिर निर्माण किसने किया था। थल में शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था, ये क्या था बच्चों, रुद्रचंद ने। मतलब कुछ रुद्रचंद ने बनाया था, कुछ उसके पिता ने बनाया होगा। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, क्राचल्य देव का 1223 का लेख बालेश्वर मंदिर से प्राप्त होता है। लिखो, क्राचल्य देव का 1223 ईस्वी का लेख कहां से प्राप्त होता है, बालेश्वर मंदिर से। बालेश्वर मंदिर से, यानी बालेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है, अपने आप में चंपावत में पड़ता है। यहाँ से इसका क्या मिलता है, लेख प्राप्त होता है। ठीक है, एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना आप लोग, कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धोनियान के साथ द्वंद्व युद्ध का पवाड़ू व भवाड़ू में गुणगान किया गया है किस शासक के साथ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिखना है, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना, पूरा लिखना, कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धोनियान के साथ पवाड़ो ऑब्लिक भड़ो, ये कुमाऊं की लोक गाथाएं। ठीक है, मैं द्वंद्व युद्ध का वर्णन किसके साथ मिलता है। ठीक है, किसके साथ मिलता है, भारती चंद के साथ। भारती चंद, द्वंद्व युद्ध मतलब ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये बॉडी वॉडी ऐसे उस टाइप का नहीं होता है। द्वंद्व युद्ध यानी भागा धोनियान के साथ पवाड़ो और भड़ो में द्वंद्व युद्ध का वर्णन किसके साथ मिलता है, भारती चंद के साथ। अगला लिखना है, डोटी राज्य में नागमल्ल का विद्रोह किसके समय हुआ था। डोटी राज्य में नागमल्ल का विद्रोह, यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कुछ। ठीक है, डोटी राज्य में नागमल्ल का विद्रोह किसके समय हुआ था, रत्नचंद के समय। किसके समय हुआ था, रत्नचंद के समय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, जागेश्वर धाम की यात्रा करता था, उसे कई ग्राम दान में दिए थे रत्नचंद ने। जागेश्वर धाम को कई ग्राम दान देने वाला साधन, कई ग्राम मतलब गांव। ठीक है, ग्राम मतलब वाला मत समझना, केजी वाला, देने वाला कौन था, रत्नचंद। इसने क्या किया था, जागेश्वर मंदिर को कई ग्राम यानी गांव वाले इलाके जो हैं वो दान किए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, पहला चंद राजा जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था भारती चंद था, जबकि दूसरा कौन था, उद्योत चंद। ठीक है, लिखो, नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था। नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था, भारती चंद। नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला
चंद शासक कौन था? भारती चंद। रट्टा मार देना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। और सेकंड जो था, सेकंड लिखो उद्योग चंद। सेकंड कौन था बच्चों? उद्योग चंद इसका सेकंड राजा था जिसने वहां पे आक्रमण किया था। अगला लिखो, चंद राज्य में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने किया था? लैंड सेटलमेंट। चंद राज्य में प्रथम भूमि बंदोबस्त जो किया था वो क्या था? रत्नचंद ने। किसने किया था? रत्नचंद ने पहला यहाँ पर भूमि बंदोबस्त किया हुआ था, ठीक है। अगला लिखना है आपको, रुद्रपुर नगर तो पता ही लोगे, रुद्रचंद। रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने की? बता ही दोगे नहीं तो। रुद्रपुर नगर किसने बसाया था? रुद्रचंद ने, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपको, मणकोटी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिलाया था। मणकोटी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिलाया था। मणकोटी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिलाने वाला जो शासक था वो कौन था? बालो कल्याण चंद, ठीक है। कौन है इसका नाम? बालो कल्याण चंद, ठीक है। मणकोटी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिलाने वाला कौन था? बालो कल्याण चंद, ठीक है। अगला लिखना है, प्रथम चंद शासक जिसने पवार शासक अजयपाल को पराजित किया था। प्रथम चंद शासक जिसने पवार राजा अजयपाल को पराजित किया था। लिखो, प्रथम चंद शासक जिसने पवार राजा अजयपाल को पराजित किया था वो कौन थे? कीर्तिचंद। कीर्तिचंद भाई साहब ने क्या किया था? सबसे पहले पवार राजा अजय चंद को पराजित किया था, ठीक है, अजयपाल को। अगला लिखना है, मानोदय काव्य किसकी है? मोस्ट इंपोर्टेंट, मानोदय काव्य ग्रंथ किसकी है? कवि भरत की। कवि भरत के द्वारा क्या लिखी गई है? मानोदय काव्य लिखी गई है, ठीक है। अंतिम दो क्वेश्चन लिखने हैं आपको। पहला एक लिखो, तराई पर हुसैन खान टुकड़िया का कब्जा किसके समय हुआ था? दो क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तराई पर हुसैन खां टुकड़िया का कब्जा, ये एक आक्रमणकारी था, ठीक है। किसके समय हुआ था? रुद्रचंद। और लास्ट क्वेश्चन लिखो आज का, रुद्रचंद है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन लिखना आपको, अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी और हिरन की खाल भेंट किसने की थी? अकबर को, क्योंकि अकबर का समकालीन था ना, अकबर को तिब्बती याक हिरन प्लस कस्तूरी की खाल किसने? कस्तूरी मतलब हिरन की खाल प्लस कस्तूरी, हिरन की खाल प्लस कस्तूरी भेंट करने वाला, कस्तूरी भेंट किसने की थी? रुद्रचंद ने की थी, ठीक है। ये है आपका आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखना ये उत्तराखंड के जो जल्दी अभी आपको लग रहा होगा यहीं पहुंचे हम ना, ये हिंदी एंड होने दीजिए, हिंदी टाइम ले लेती है 10-15 मिनट, तो जब वो एंड हो जाएगा तो 20-22 मिनट उत्तराखंड के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।